लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। अनिरुद्ध कुमार, आशीष, विवेक, दुर्गेश उइके, रिद्धि, शुभम, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल पार्क को। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने नेशनल पार्क पढ़े थे, आप सब लोगों ने रिवाइज किए होंगे, हाँ या ना? एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत है क्या क्लास में? एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि क्लास से आप लोग जुड़ पा रहे हैं। थम्स अप करके बताएं मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लास से जुड़ने में कोई दिक्कत हो। हेमंत जी, प्रवीण, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो दोस्त, आप सब जो लोग जानते हैं 2025 का एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका था रात। तो आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा। और बड़ी खुशखबरी की बात है उसमें कि आप सब लोगों के लिए एसएससी की जो आपका अपकमिंग वैकेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस की भी, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या डब्ल्यूटीपीओ हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या फिर ड्राइवर हो, और साथ में अगला एसएससी जीडी का भी जो 2026 में एग्जाम होगा, एसएससी जीडी 2025 के नाम से। तो मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने, लाखों वैकेंसीज आपके सामने होंगी। ठीक है। अब इनमें से आप सब लोग अपना जो प्लेस है वो सिक्योर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। तो उतनी मेहनत करना कि ये जो अगला वर्ष है या ये वर्ष है, इसमें आप लोग अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लें। ओके, मेहनत करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले थे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, देखो टाइगर रिजर्व का मतलब क्या है। जब कभी भी नेशनल पार्क बनाया जाता है तो नेशनल पार्क तो होता है सभी जीवों के लिए, ठीक है, लेकिन स्पेशल टाइगर को रिजर्व करने के लिए, क्योंकि भाई जब किसी जीव की संख्या घट रही हो, ठीक है, कोई भी स्पीसीज हो। अब जैसे टाइगर देखा देश ने कि भाई देश में टाइगर जो है वो घट रहे हैं, तो टाइगर को कैसे सिक्योर किया जाए, तो उसके लिए बनाए गए टाइगर रिजर्व। कि इस एरिया में टाइगर के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसके शिकार के लिए चीज़ें, जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराया जाए, और साथ में उसके शिकार आदि पर या अन्य जानवरों से भी उसको संरक्षित किया जाए, और साथ में उसका शिकार कोई ना कर पाए। तो इसको बोलते हैं, वो एरिया जो स्पेसिफाइड एरिया, उसको टाइगर रिजर्व हम कहते हैं। ओके। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972। इसमें भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। और भारत की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो इंडिया में ही रहते हैं। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो। बोले भाई फटाफट से, टाइगर कब शुरू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट टाइगर जिसको हम कहते हैं, 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। भैया कल क्लास नहीं हुआ था, हाँ दोस्त, ठीक है। कल क्लास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कल मेरी एसएससी सीजीएल में एक मैराथन थी, तो मुझे लगा कि वो खत्म हो जाएगी आपका, लेकिन वो लगभग आपका 3.25 घंटे से ज़्यादा चल गई। तो उसके बाद भी मैं आपकी क्लास शेड्यूल करा था, तो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बाकी क्लासेस में पहुंचवाई थी कि भाई आज के लिए रियली सॉरी। ठीक है, ऐसी जब आपका एग्ज़ाम होगा कभी, तो फिर वो आपके लिए क्लासेस होंगी, तो वो कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ता है ना। तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, ये भी इंपॉर्टेंट बात हुई। T2 अवार्ड दिया जाता है टाइगर के लिए, क्योंकि अब हमको टाइगर को बजाना है। टी फॉर टाइगर, और टाइगर की संख्या अगर किसी टाइगर रिजर्व में दोगुनी हो गई, कितनी होगी? T मल्टीप्लाई बाई 2, टाइगर की संख्या दोगुनी हो जाए। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग में इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2010 में। उन्होंने बोला जो भी टाइगर की संख्या दुगनी कर देगा, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को पता होगा, जो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसको T2 अवार्ड मिल चुका है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। मुझे बताओ, जो ह्यूमन सेंसस होता है, मनुष्य की गणना कितने वर्षों में होती है? बहुत बढ़िया।
सारे दोस्त बताएंगे बाघों की जनगणना कितने साल में होती है? 4 साल में। और ह्यूमन सेंसस कितने में होता है? मनुष्यों की जनगणना वो होती है भैया आपका 10 साल में। पता है ना आपको, मेयो के समय पहली अनियमित जनगणना हुई थी 1872 में। फिर रिपन के टाइम से नियमित जनगणना होती है 1881 से। आजाद भारत में 7 सेंसस हो चुकी हैं, 7 जनगणना हो चुकी हैं, हर 10 साल पे होती है। ओके। भारत के बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। इस तरह का डेटा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। हमारे यहाँ पर टाइगर सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, जो कि कितने हैं? 785। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को हम क्या नाम देते हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या ज्यादा होने की वजह से भैया उसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को? एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया? अधिकतम संख्या है कहाँ पे? एमपी में। एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट, क्योंकि इसमें टाइगर सबसे ज्यादा है। याद रखेंगे? हाँ जी। दूसरे नंबर पर जो टाइगर हैं वो किस स्टेट में? सिर्फ दो याद रखना, आपका एमपी, और एमपी के बाद में कर्नाटक, ठीक है। क्या बोलेंगे? एमपी, एमपी के बाद में कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा एमपी में। बाघ रेंज देश आया था, अभी हमने नाम पढ़ा कि बाघ रेंज देश, टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर बोला कि टीटू अवार्ड देंगे। तो ये बाघ रेंज कंट्रीज क्या होती है? जहां पे बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। क्या भारत में जो टाइगर है वो स्वतंत्र रूप से घूम पाते हैं? यस और नो? अब कहेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। इसमें कुल 13 देश आते हैं, भारत भी उनमें एक शामिल है। देशों के नाम आपको नहीं पढ़ने हैं। टाइगर डे कब मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। टाइगर रिजर्व 2024 में मनाया गया। इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? इसके लिए थीम रखी गई थी बाघों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, यानी रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर्स एंड द थ्रेट्स दे फेस। थ्रेट्स का मतलब ऐसे जोखिम जो टाइगर को फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए आप लोगों को एक थीम बनानी होगी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। अच्छा, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन बता सकता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जब प्रोजेक्ट टाइगर बन रहा था 1973 में, अपना जो सबसे बहुमूल्य योगदान दिया वो कैलाश सांखला जी ने दिया। कहते हैं इंदिरा गांधी जी से इन्होंने ही बात की कि भाई हमें टाइगर के लिए कुछ करना पड़ेगा, और इन्हीं की सलाह पर इंदिरा जी ने क्या बनाया? प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आगे पढ़े जी टाइगर रिजर्व। अच्छा, मैं सारे बच्चों से पूछता हूं कि वर्तमान में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? कितने दोस्त बता सकते हैं? फटाफट से बोलेंगे। बेटा क्लास पर ध्यान देंगे, क्लास पर ध्यान देंगे सारे लोग। फिर मतलब आपको एक बच्चा पूछ रहा है सर जी, ध्यान सोचने की क्षमता कैसी है मेरी, उसको कैसे बढ़ाएं? रवि यादव जी, सोचने की क्षमता दोस्त कमेंट सेक्शन से दूर होना होगा। कहते हैं ना कि भाई आप किसी काम को जब करते हो, किसी काम को करते हैं, ऐसे समझो आपको कोई पसंद है, तो आप कितनी शिद्दत से उनको देखना चाहते होगे। कोई आपका ध्यान भटका देगा क्या? तो सिर्फ इतनी सी बात, अपने मन में वो भाव पैदा करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, चाहे सोचने के लिए, चाहे अध्ययन के लिए। और जब तक आप स्ट्रांग नहीं है, अब मान के चलो आप कुछ और बातें करें क्लास के अलावा, इस पर फोकस करना है। ये रोज एक अभ्यास होता है, हर एक चीज अभ्यास से पैदा होती है, तो उसके लिए अभ्यास कीजिए, ठीक है। जब आप सोचते हैं तो किसी चीज का नजरिया, उस बात को एकदम से मत मान लीजिए, थोड़ा विचार कर लो उस पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्तमान में भैया 57 है, 57 है, 57 है, 57, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है टाइगर रिजर्व 26,000 कुछ है। अब बुद्धू, 26,000 कुछ कैसे टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। ऊपर दिखाओ, बच्चे ने कमेंट लिखा है। ऊपर 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 ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। गलत है भैया, 57, 57 वाले जितने भी लिख रहे थे, मैंने बोला 57, बहुत सही, गलत है एकदम से 57। 56 वाले सारे दोस्तों ने जिन्होंने भी आंसर 56 दिया वो एकदम से ठीक है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है उसको देखना है। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर हम जनरली पढ़ते भी हैं, ठीक है।
नागार्जुन एक बांध भी है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन नाम से एक डैम भी है आपका कृष्णा नदी पर। ओके, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो आपका नागार्जुन ही है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा पढ़ चुके थे हम, ठीक है, और किसके नाम पर दफा हुई थी बताएंगे? एक कलम ने नेशनल पार्क पढ़ा था, नाम दफा के अलावा और कौन सा नेशनल पार्क था? आप बोलेंगे मोलिंग नेशनल पार्क था भैया, मोलिंग और नाम दफा। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा है। अरुणाचल प्रदेश में कमलंग भी है, ठीक है, इसके नाम दफा की हुई थी क्योंकि ये आंचल को लेके भाग गया था, और आंचल कैसी है? कोमल अंगों वाली है, कमलंग है, तो उसके नाम पे भैया क्या बोलेंगे? पक्की दफा लिखवाई उन्होंने, पक्की दफा। पक्की मतलब एकदम पक्की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया। असम में मानस नेशनल पार्क भी है। तो आप कहेंगे अच्छा भैया नेशनल पार्क भी है, तो मैंने बोला नेशनल पार्क जो होता है आपका, असम में नेशनल पार्क था मानस या नहीं था? यस और नो? जी भैया था। तो मानस अगर नेशनल पार्क है तो भैया उसी में फिर टाइगर रिजर्व बनाया गया होगा। यानी टाइगर रिजर्व जो होता है वो छोटा एरिया होता है और उसको किसी नेशनल पार्क के अंदर भी रखा जा सकता है। भाई नेशनल पार्क में बना दिया, इधर आपका जंगली गैंडा रहेगा, जैसे काजीरंगा है, इधर जंगली गैंडा रहेगा, ठीक है, और कुछ एरिया बोल दिया ये टाइगर के लिए आरक्षित है, ठीक है, इसको बोल दिया टाइगर, जिसमें जैसे मान के चलो जिस क्षेत्र में चीतल वगैरह रहते हैं, टाइगर उन्हीं को खाता है, उनका शिकार करता है। ओके, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करके बोलते हैं टाइगर रिजर्व। और नेशनल पार्क क्या होता है? बड़ा क्षेत्र होता है। तो मैं पूछूं नेशनल पार्क बड़ा या टाइगर रिजर्व, तो आप कहेंगे एक नेशनल पार्क बड़ा। यानी नेशनल पार्क को, जो नेशनल पार्क के अंदर एक एरिया है, नाम तो उसका भी मानस ही रहेगा, तो उसको टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। ओके, तो मानस याद है, नामेरी याद है, औरंग और काजीरंगा, जनरली वही नाम आएंगे। अब आपसे पूछ ले वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व, तो भी असम। आपसे पूछ ले काजीरंगा नेशनल पार्क, तो भी असम, आप आंसर करेंगे। ओके, बिहार में वाल्मीकि हमने पढ़ा था नेशनल पार्क, ये समझे, तो एक अच्छा रिवीजन हो रहा है नेशनल पार्क का। हाँ जी। छत्तीसगढ़ में उत्तनदी सीता नदी है। अचनक मार बहुत इंपॉर्टेंट है, अचनक मार, छत पर अचानक से मार के कोई भाग गया, छत पर, ठीक है, अचानक से मार के भाग गया कोई। इंद्रावती याद है, कल हमने नेशनल पार्क पढ़े थे, इंद्रावती। और आप कौन सा था इंद्रावती के अलावा? भैया गुरु घासीदास था, और एक कांगेर था, कांगेर नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क था। ओके, झारखंड की बात करें, पलामू, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे भैया। आपका मध्य प्रदेश का राता पानी अभी 3 दिन पहले ही बना। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? क्योंकि मेरी नॉलेज में 56 टाइगर रिजर्व है, इसको सुबह हम जरा रिसर्च करो, अभी बताते हैं तुरंत। अगर बना है तो अभी अभी इन्फॉर्म करेंगे आपको, है ना? ठीक है, ये ऐसे कुछ रिसर्च करो इसमें कि जो आपका मोबाइल में अपने, कि 57वां जो टाइगर रिजर्व हाल ही में कौन सा बना है, तब आएगा आंसर। मैंने कहा ना, करंट अफेयर्स का कोई भी आपका मुद्दा है तो आप हमेशा बता दिया करो मुझे, क्योंकि वो आपका टॉपिक मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में पलामू है, ठीक है, झारखंड में। कर्नाटक का बांदीपुर याद है, बांदीपुर, बंदी करती है नाटक। भद्रा, दांदेली, अंसी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नागरहोल हम पढ़ चुके थे, दांदेली, अंसी, अंसी याद है ना, अंसी नाटक करती है। बंदी का नाम क्या था? अंसी। बन्नेर घाटा नेशनल पार्क था यहाँ पर, बन्नेर घाटा बना है 57। बहुत बढ़िया जी भैया, 57वां बना है बिल्कुल। देखो ये लिख लो, अब देश में टाइगर रिजर्व, इसीलिए मैंने आपकी संख्या टोटल नहीं लिखी थी। टाइगर रिजर्व कितने हैं देश में? 57 है। हमको 56 का पता था, बहुत थैंक यू, आप सारे लोगों ने बताया। तो 57वां जो बना है वो एमपी में है, राता पानी तो, है ना? तो मध्य प्रदेश का राता पानी होगा, राता पानी टाइगर रिजर्व। तो कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? अब एक बार फटाफट से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कहीं किनारे पे। बहुत बढ़िया। केरल में पेरियार हमने पढ़ा था। केरल में देखो एक वर्ड आ रहा, मैंने क्या बताया था कल? केरल के पढ़े लिखे लोग रहते हैं, परे रहते हैं यारों से, उनके यार नहीं होते, परे और परे। परे से पेरियार और परे से पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम। पेरियार में सबरीमाला मंदिर भी है जो केरल का है। महाराष्ट्र का मेलघाट, ठीक है। देखो महाराष्ट्र में आपने कभी अगर ज्योग्राफी में दर्रे पढ़े हों तो आप पढ़ते होंगे ना, यहाँ पे पालघाट दर्रा है। तो घाट नाम की जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ पे हैं? तो क्या बोलेंगे? बोहर घाट दर्रा है। तो जितने भी घाट हैं वो वेस्ट आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ताडोबा नेशनल पार्क कल हमने पढ़ा था। सह्याद्री पर्वतमाला है जो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नवे गांव, गांव हमने पढ़ा था कहाँ? महाराष्ट्र में।
गांव मैंने बोला था ना, चंदोली नेशनल पार्क है। आप हार जाओगे, हार जाओगे तो गांव आपको क्या कर देगा, बोर कर देगा। तो बोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, टीआर बोले तो टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बताया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, ये नाम वही हैं। पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। संजय दुबरी। पेंच किसके बॉर्डर पर बताया था मैंने, जरा बताएं, आंसर कर दो फटाफट से अगर आपने रिवाइज किया है। पेंच मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किसके बॉर्डर पर है? बोलेंगे भाई फटाफट से। तो क्या बोलेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। हॉट एयर बैलून समझ रहे हो, आपने देखा होगा अली सलाम दुआ जैसे गानों में एक बैलून होता है जिसमें बैठ के घूमते रहते हैं हवा में, देखा है? गाने वगैरह में देखा होगा, मूवीज वगैरह में। भैया पेंच का जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से मिलता है, एमपी और महाराष्ट्र। कमाल बात, कमाल बात। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। तो ये इसको बोलते हैं हॉट एयर बैलून सफारी। तो इसमें बैठ के घूमते हैं, यहाँ सीट होती है नीचे को बैठने की, है ना, खड़े भी हो जाते हैं लोग इसमें नीचे, इतना बड़ा रहता है ये। तो पन्ना वगैरह ये सब हम जानती हैं। मिजोरम का डाम्फा, कोई चीज जोर की है तो उसके दाम भी ज्यादा होंगे, दाम्फा, ठीक है। ओडिशा का बताया था, ओडेगी वो क्योंकि उसने एक सिम ले ली है, सिम ले लिया। याद है ओडिशा के कौन कौन से थे नेशनल पार्क? नंदकानन, नंदकानन नेशनल पार्क था यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क था। अरे बोलो भैया, याद है बड़ी आसानी से, मैंने बोला था ना। एक नंद है, उसने एक सिम ली है, वो कानो कान बात करती है भीतर भीतर, वो उड़ेगी और उड़ के कहाँ चली जाएगी, 7 कोस। भाग के कहाँ पहुंच जाएगी भैया, 7 कोस चली जाएगी, 7 कोस। राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलता है, यहाँ पे केवला देव भी था, केवल से केवला देव, रण से रणथोर। अच्छा भैया, राजा के स्थान में तो बड़ा रिस्क है, रिस्क से बनता था सरिस्का, राजस्थान। राजा का मुकुट कैसे मिलेगा भैया, राजा के स्थान पे पहुंच के। रामगढ़ विषधारी, क्या बोलेंगे, उस गढ़ में विषधारी बहुत रहते हैं। राजा के स्थान का जो गढ़ है, गढ़ बोलते हैं सेंटर को, जो गढ़ है आपका उसमें भैया विषधारी बहुत हैं। विष मतलब जहर पिलाने वाले बहुत रहते हैं, जहर उगलने वाले बहुत रहते हैं। जहर बोलते नहीं है, तुम तो आज जहर हो। मैं बच्चों को बताता था नेगेटिव वर्ड ही क्यों, जहर ही क्यों, ये क्यों नहीं बोलते कि भैया तुम तो अमृत हो। अंशी का बेटा पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे, पढ़ने पे सिर्फ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोलता उस विषय पर, बोले हमेशा। बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा महान दिन है आज। आज महान दिन है, 6 दिसंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। बताएं कौन सी घटना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की आज? आपको पढ़ना चाहिए उनको। मैं ये कहता हूँ ना, तुमसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे विशेष कैरेक्टर हैं भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पढ़िए, ठीक है। भैया चीतल को ही क्यों खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है चीतल को खाते हैं सिर्फ, बहुत सारे जानवरों को ये खा जाते हैं, लेकिन एक फेवरेट होती है, आपकी भी कोई चीज़ फेवरेट होती होगी। ऐसी वो टाइगर के लिए, चीता के लिए फेवरेट है चीतल। आगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा है, कलाकंद। तुम मिलने आओ तो कलाकंद लेके आना, कलाकंद मलाई लेके आना, कलाकंद के साथ में मलाई लेके आना, ठीक है। सत्य में लेके आना, सत्य मतलब सच में लेके आना। त्रिविल्लीपुतुर मोगा मलाई। तो देखो तमिलनाडु का तो तुम मिलना, मलाई आराम से, मिल से मलाई रूट वर्ड है बस, मिल से मलाई रूट वर्ड है, ठीक है। मलाई रूट वर्ड भी याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। कलाकंद से याद रखेंगे तो जब कलाकंद कब आएगा, कलाकंद मिठाई होती है एक, जानते हो ना कलाकंद मिठाई। भैया आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, डेथ हुआ था, हाँ जी। आप लोगों को पता होना चाहिए, 1891 में उनका बर्थ हुआ था और 1956 में उनकी डेथ हुई थी, है ना, 6 दिसंबर को। तो जानिए उनके बारे में, स्पेशली लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है। और जिन लोगों का दमन होता था, जो वंचित वर्ग था, उसके लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने ऐसा नहीं था कि भाई उन क्या किया, कि इस देश में सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमारे देश में उनको तथाकथित कुछ जातियों का नेता मान लिया गया,
जबकि आप उनको पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे, तो आप ये जानेंगे कि उन्होंने सिर्फ तथाकथित जाति नहीं, वंचित वर्ग पूरे समाज के लिए, चाहे वो आपका हिंदू हो, उनकी भी उन्होंने बात की। और बड़ी, आप जब पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बताता था कि हिंदू कोड बिल जब आया तो वो इस देश के कानून मंत्री थे 1951 में। उन्होंने किस बात पे इस्तीफा दे दिया था? वो नेहरू जी से इस बात पे नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने पद को भी त्याग दिया इस बात को लेकर के, क्योंकि नेहरू लेके आ रहे थे आपका कोड बिल। उन्होंने बोल दिया कि भाई जो महिलाएं हैं वो आपका एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती हिंदुओं में, और पति जो है वो भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, कि भाई आपका पहले पत्नी की परमिशन चाहिए ना। लेकिन जो मुस्लिम लॉ, उसके अनुसार क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अनुसार क्या होता है कि आपका एक जो पुरुष है वो 4 शादी कर सकता है, उसमें पहली स्त्री की रजामंदी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वो नेहरू जी से इस बात पे लड़ गए और उनका ये क्या बात हुई? इस तरह आप जो है ये बाउंडेशंस रख रहे हैं कि भाई हिंदुओं पर या तो हो तो सभी समाज के लिए हो एक जैसा, मतलब जिसको हम आज सिविल कोड बोलते हैं, आप आर्टिकल 44 पढ़ते होगे। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई नियम है तो वो समाज के सभी लोगों के लिए होना चाहिए। तो उस बात के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों के लिए संघर्ष किया, आप उसको पढ़ेंगे तो, है ना। तेलंगाना, तेलंगाना का है साथी आपका कंवल, क्या बोलेंगे, कामवल है, और अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश का दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ है, ये कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है। इस बात का क्या मतलब है? देखो कार्बेट कहां पर है, बताओ किस स्टेट में है कार्बेट? कार्बेट आपका टाइगर रिजर्व, तो आप बोलेंगे भैया वो यूके में है। तो जैसे ही साथी कार्बेट में लगता है कि भाई अभी टाइगर, यहाँ के कुछ टाइगर शिफ्ट कर देने चाहिए, तो यहाँ से कुछ टाइगर्स को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है? जब वहां पर स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं होती, टाइगर्स के लिए भी, उनके जीवन के लिए कुछ ज़्यादा खाना उनको चाहिए, अभी उतना फूड सप्लाई उधर नहीं है, उनके लिए उतनी अभी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है उनको? अमानगढ़। इसी को बोलते हैं बफर, ठीक है, बफर एरिया। रानीपुर देश का नवीनतम नहीं है, अब 53वां नहीं है, क्योंकि अब हो चुका है 57वां। और 57वां कौन सा हो चुका है? 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो चुका है, बताएंगे फटाफट से? अभी बताए, रातापानी उत्तराखंड का कार्बेट है, और इसका नाम बदल के रामगंगा हो गया। क्यों हुआ रामगंगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके बीच से एक रामगंगा नदी होके बहती है, उसी के नाम पर इसको रखा गया। राजा जी भी यहीं का है। वेस्ट बंगाल का सब जानते हैं, सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क। भाई बंगला सुंदर तभी होगा जब उसमें बुक्स अच्छी होंगी, बुक्स उसमें अच्छी होंगी। आपको याद होगा कि मैंने कल नेशनल पार्क में और भी बताया, नौरा बताया, आपका गोरुमारा बताया, सिंगलीला बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बायोस्फीयर रिजर्व, देखो अब इसको समझना, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इसको बीएसआर भी बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेना किनारे पे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जैव आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित होने से क्या मतलब होता है, रिजर्व्ड होने से क्या मतलब होता है? कि कुछ चीजें किसी के लिए फिक्स कर दी जाए, जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन का प्रावधान है। जैसे आप देखें अपने देश में, हमारे संविधान में किसका, आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रावधान। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि कुछ जगह को किसी के लिए निश्चित कर देना। तो ऐसे ही कुछ जीवों के लिए जब किसी जगह को निश्चित किया जाए, यूनेस्को ने ये किया है। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यानी कि जो नेचुरल और कल्चरल परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ में, कि भाई अब नेचर है, नेचर समझते हैं आपके आसपास, नेचर का कोई एक एग्जाम्पल मुझे लिख के बताओ। आप अपने परिवेश में कोई एक ऐसी चीज का नाम लिखें जिसे आप नेचर का हिस्सा मानते हो। सारे दोस्त लिखेंगे एक एक नाम। तो आप कहोगे भैया मैं पेड़ लिख सकता हूं, पेड़। अब आपको पेड़ नहीं लिखना है किसी को। नदी लिख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नदी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मैं बोलूंगा मिट्टी, तो आपको मिट्टी नहीं लिखना है। इसके अलावा कुछ बताइए। झरना कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं आप, ठीक है, तालाब कह सकते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण तो होना ही है, मतलब इन चीजों को तो बचाना ही है। उसके साथ में आर्थिक और सामाजिक विकास भी, मतलब यहां से इनको बगैर नुकसान पहुंचाए क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स किए जा सकते हैं, और सोशली क्या डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब प्रकृति को बचाना भी है, और उसके साथ में देश का आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा। एक बच्चे ने लिखा है लाल पांडा,
बहुत अच्छा आपने लिखा है। एक बच्चे ने पर्वत लिखा है, एक बच्चे ने पक्षी लिखा है, एक बच्चे ने पौधे लिखा है, बहुत बढ़िया। पेड़ लिखा मैंने, पौधे तो नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। फसल लिखा एक दोस्त ने, एक ने पहाड़ियां लिखा। समझ गए? तो ये नेचर जो हमारे आसपास है इसको बचाना है। बगीचा लिखा एक बच्चे ने, ठीक है। मनुष्य लिखा एक बच्चे ने, सबसे अच्छी बात है। तो उस सबको बचाते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। इसमें 3 एरिया होते हैं। जो सबसे भीतर वाला एरिया होता है, जब किसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे, एक सबसे अंदर वाला एरिया होगा, उसको कोर सेक्टर बोलेंगे। फिर एक आपका बफर जोन होगा, और बफर जोन के बाहर वाला जो एरिया होगा, यानी ये क्या हो गया, ये कोर एरिया हो गया, ठीक है। कोर कोर एरिया के बाद में होता है आपका बफर जोन, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। ये क्या है आपका, ये है आपका बफर जोन, बफर जोन। और बफर जोन से बाहर वाला जो होता है दोस्त, उसको क्या बोलेंगे, जो ये बाहर वाला एरिया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं बनेगी जो हम बात करें, बात है कोई ऐसा प्रश्न नहीं। पिछली बार भी एसएससी जीडी आपने देखा होगा, पूछा गया भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है। अब मुझे एक बार बताओ फटाफट से, नेशनल पार्क कितने बताए थे मैंने आपको? 106, 106। कितने बताए थे? 106। दूसरा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था आपको कि टाइगर रिजर्व कितने हो गए, ये आपने मुझे बताया 57 हो गए। और बायोस्फीयर रिजर्व देश में कितने? 18 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर है, मतलब पूरी दुनिया में है बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन भारत में कितने? 18। इंपोर्टेंट है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है आपका नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। 1986 में बना, बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का है। कच्छ हमने बताया था आपको गुजरात में है। और गुजरात में कौन से जानवर के लिए फेमस है ये? वाइल्ड आस, जंगली गधा, मैंने आपको बताया था, जंगली गधे के लिए। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सेखोवा। अब मेरा क्वेश्चन है, डिब्रू सेखोवा को हमने नेशनल पार्क में भी पढ़ा था। अच्छा भैया, यानी नेशनल पार्क का जो एरिया है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है। टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए, नेशनल पार्क सभी जीवों के लिए। लेकिन प्रकृति का नाश ना हो, प्रकृति को नष्ट ना करते हुए वहां से आर्थिक विकास लेना, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। तो डिब्रू सेखोवा किस स्टेट में, ये आपसे पूछना है, तो आपके रिवीजन को दर्शाएगा कि कैसा रिवीजन है। छोटा। सबसे पहला समुद्री, समुद्री आपका तमिलनाडु में है। आप जाओगे यहाँ पर, आपका क्या पड़ता है? ये तमिलनाडु है, नीचे श्रीलंका है। तो ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे समुद्र वाला, यहाँ पे है मन्नार, मन्नार की खाड़ी। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भैया मन्नार की खाड़ी है। और कौन सा जानवर मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मिलती है समुद्री गाय, डुगोंग बोलते हैं उसको। तो पूछा जाता है भारत में डुगोंग के लिए कौन सी जगह फेमस है? डुगोंग अर्थात आपका सी काऊ, समुद्री गाय। समुद्री गाय कहाँ पे मिलती है? समुद्री गाय मन्नार में। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है साथी आपका? असम में, असम में, असम में। उम्मीद करूंगा सब जानते होंगे उसको। वेरी गुड, सबने लिखा असम, सबने असम लिखा। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने असम ना लिखा हो। इसका मतलब आप लोग बड़ा ध्यान लगा। एक बच्चा है बीच में, उसने एमपी लिख दिया, बुद्धू। मेंटल घोषित कर दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना अब इसको। देख पा रहे हैं? नाम दिख रहे हैं आप लोगों को साफ? नाम दिख रहे हैं? अभी हम इनकी लिस्ट पढ़ेंगे, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ध्यान से, ठीक है। आपकी पीडीएफ में आपको मिलेगा, आप देख लेना। कोल्ड डेजर्ट लिखा हुआ है, जैसे कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कंचनजंगा ये कहाँ का है भैया? कंचनजंगा क्या बोलेंगे? ये सिक्किम का है भैया, सिक्किम का। मानस कहाँ का है? असम का है। आपका देहांग, देवांग की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का है। डिब्रू सेखोवा असम का है। नोकरेक कहाँ का था? मेघालय का था। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा। अचनकमार छत्तीसगढ़। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। ग्रेट निकोबार में है एक आपका। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है। पंचमढ़ी एमपी में, पंचमढ़ी ये पीडीएफ में देखना आप अपने ध्यान में से बाद में। पन्ना एमपी में है। और ये आपका कच्छ गुजरात में है, ठीक है। अब इनको यहाँ नाम देखो इनके ध्यान से, सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं। नीलगिरी सबसे पहला हो गया। इन सबके ईयर याद नहीं कर रहे हैं, ईयर याद रखना है सिर्फ नीलगिरी का। किसका ईयर याद रखेंगे बताएं एक बार? नीलगिरी का सिर्फ। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नंदा देवी जितने भी देवी हैं कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ये क्या हो गया? ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। बीएसआर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है?
सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व या द्वितीय जैव आरक्षित क्षेत्र था ये। मन्नार की खाड़ी तीसरा है। नो क्रैक, याद है आप, मैंने बताया था मैं घायल हो गया, नो नो कोई क्रैक नहीं आया, नो क्रैक। तुम मिलने आना, उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, मैं नहीं आऊंगी मिलने। सुंदरवन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। मानस असम का। सिमलेली उड़ीसा का। दिहांग दिबांग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पूछेगा प्रश्न, क्वेश्चन बनेगा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, कहां पर बताएंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है भैया, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अचनकमार कहां पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियां वहां पर हैं। कच्छ का रण गुजरात में सबसे बड़ा। कोल्ड डेजर्ट, देखो कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं इसको, ठंडा रेगिस्तान। अब रेगिस्तान किस राज्य में, राजस्थान में। लेकिन जब हिमाचल में बर्फ पड़ती है तो वहां पर एक एरिया बहुत सारा वाइट वाइट यानी कि सफेद रेगिस्तान बन जाता है, ठंडा रेगिस्तान बन जाता है हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा भैया बहुत पूछा जाता है, सिक्किम का कंचनजंगा कहाँ पर है। अगस्त मलाई, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया मलाई। निकोबार अंडमान निकोबार में हो गया। डिब्रू सेखोवा असम का हो गया। शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश की। अंधे आदमी के पास कुछ शेष नहीं रहता, दिखता ही नहीं है उसको, अंधे के पास कुछ शेष नहीं बचा। मध्य प्रदेश का पन्ना हो गया, ठीक है, पन्ना हो गया। अब आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत में क्या बोलेंगे आपका 1,22,560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। 2022 का डेटाबेस है। रिपोर्ट में इतने किलोमीटर एरिया बढ़ा, इसको कवर करते हो। अन्य 218 जो सेंचुरी है वो प्रस्तावित है, मतलब अभी है नहीं, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है अभी, ठीक है। सनी यादव जी बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मेरे भाई। भैया असम में एक ऑडी विल कछुआ भी, ऑडी विल नहीं है वो, ऑलिव रिडले है। ऑडी बता रहे हो कछुए का नाम, कल को बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बता दोगे कछुए का नाम तो। ठीक है, तो ये क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको बोल सकते हैं हम WLS, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो जो नेशनल पार्क थे, नेशनल पार्क में क्या है, आप अपने जानवरों को चराने, नेशनल पार्क में अगर मैं बात करूं, आपके जानवर हैं, आपने देखे होंगे भाई क्या रोकते हैं, बहुत सारे लोग क्या आपके जानवरों को रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, बताओ भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, जो नेशनल पार्क है वहां पे जानवरों की ग्रेजिंग नहीं हो सकती, वहां से आप ऐसा नहीं होगा कि भाई लकड़ियों को उठा के ले गए, ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया, ग्रेजिंग करवा ली, अपने जानवरों को चरा लिया। तो इन सब का एक छोटा सा अंतर है। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है, आप अपने जानवरों को थोड़ी देर के लिए मतलब चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं, जैसे जानवरों को चराया जाता है, ठीक है, लकड़ी वगैरह आप वहां से उठा के ला सकते हो। तो ये छोटे थोड़े अंतर है, इनके रूल्स है। राज्यों में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है भाई, 565 है, 565 तो याद नहीं करोगे, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, नहीं तो कई वर्षों तक उनको याद करते रहोगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा कहां पर है, इसीलिए सबसे कम क्वेश्चन भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनता है, मतलब ना के बराबर पूछा जाता है। एक बार इसकी रीडिंग लगाएंगे तो 49 है महाराष्ट्र में। सबसे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इनमें 4-4 है, 4-4 है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर पूछे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार आएगा, लेकिन पूछे सिर्फ राज्य का नाम देके तो महाराष्ट्र आएगा। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, दमन दीव, यहाँ पे एक एक है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ का रण है, जो जंगली गधे के लिए फेमस है। सबसे छोटा WLS का मतलब समझ रहे हो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, बोर है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे इन सब चीजों पे एक बार नजर रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ भी मतलब याद कर लेना, अंधे को रंग नहीं दिखते, अंधे को रंग नहीं दिखते। नल्ला अंधा, क्या बोलेंगे, नल्ला अंधा कौन, पाकिस्तान। अरुणाचल प्रदेश दिबांग, ठीक है, क्या बोलेंगे,
अरुण आंचल को लेके भाग गया, आंचल उससे बोली मुझे दिबा अब कुछ कपड़े, ठीक है, घर से मैं कुछ नहीं लेके आई, दिबा। असम का गर्म पानी पोबितोरा और बोरेल है, क्या बोलेंगे? आसाम गर्म पानी में क्या बोलोगे? पौआ ले लिया किसी ने, पोबी तोरा, ठीक है, क्यों उसने बोला आसाम तो भाई बोर हो रहे थे, आज गर्म पानी से एक पौए लेंगे, पोबी तोरा। छत्तीसगढ़ का बारन वापारा, कैसे भी याद रख लेना। गोवा, गोवा में आप जाओगे, आप अपने नेत्र नहीं खोल सकते, क्योंकि गोवा में सब इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कोटी पहन के रहते हैं वहाँ, कोटी पहन के छोटे छोटे कपड़े लड़कियां। आप अपने अच्छा लड़का कोई नेत्र भी नहीं खोल पाएगा। गुजरात का खिजड़िया है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका, याद है हिमा और आंचल की मम्मी का नाम रेणुका था, जी भैया, सबसे छोटी रामसर साइट भी मैंने आपको बताई थी। झारखंड में हजारीबाग है, जी भैया याद है। कर्नाटक का दांदेली एनसी सबको याद है। बांकापुर मयूर, जो ब्लू कलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल के मैंने बताया परे से याद रखो, जैसे आपका केरल में क्या पढ़ा था हमने, पेरियार नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व में आया पराम्बीकुलम, परा 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 परा, क्योंकि केरल के पढ़े लिखे रहते हैं परे, परे यारी से परे, पेरियार, तो परे से यहां भी आ जाएगा पेपारा, ठीक है, पेपारा। मध्य प्रदेश का किसली, ठीक है, किसली कहाँ, मध्य। मेघालय की बात करें, बाघ मारा, मैं घायल कर दिया, कैसे भाई, कह रहा मुझे बाघ ने मारा है, बाघ ने, टाइगर ने। ओडिशा का गहिर माथा है, क्या बोलेंगे? ओ दिशा, ओडिशा, वो उड़ गई, ठीक है, गहिर माथा, गहिर माथा। अब गहरा दर्द हो गया माथे में, भाई घर से कोई उड़ जाए, जिसने सिम ले ली थी, जो नंद जिसके बारे में बता रही थी कानो कान, तो गहरा दर्द होगा माथे में या नहीं, गहरा होगा माथे में दर्द। ओलिव रिडले कछुए है यहाँ पे, कछुए की एक प्रजाति है जो यहाँ पे बहुत पाई जाती है। पंजाब का अबोहर, ठीक है, क्या बोलेंगे? तेलंगाना का कामवल अभी बताया था। वेस्ट बंगाल का हेलीडे है, क्या बोलोगे? बंगले में लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं, हॉलीडे मनाने। अंडमान निकोबार का माउंट हैरियट, ये मैं आपको बता चुका था, नेशनल पार्क में। मयूर द्वीप भी है। चंडीगढ़ का सुखना, ठीक है, किसी की घरवाली अगर चंडी आ जाए तो भाई उसको सुख ना मिलता, फिर सुखना। दादर नागर हवेली और चमन द्वीप, क्या बोलेंगे उसको? बोलते फूदम, क्या बोलेंगे? फूदम होता, फूदम, ठीक है। दादरा नागर हवेली, आप क्या बोलेंगे? देखो उसके दादा के पास एक हवेली थी नगर में, दादा के पास नगर में हवेली थी, तो वो बहुत फुदकता था इस बात में, मेरे दादा की हवेली है। लद्दाख का चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जो होंगे मतलब बर्फ के रेगिस्तान, वो हमेशा ठंडी जगह में होंगे, ठीक है, तो याद रखना वो लद्दाख में है, सबसे ठंडी जगह पे। लक्षद्वीप का क्या है? पिट्टी, ठीक है। अगर तुम्हारा एक लक्ष्य है कि तुमको गवर्नमेंट जॉब पानी है या सफल होना है किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही आपकी लगेगी, भाई प्रयास ही तो कर सकते हैं आप। अब तैयारी करने वाले, मैं क्या बताता हूँ, 100 में से किसी एक या दो बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो बाकी सब भी तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, तो या तो आप उन 100 के एक या दो में शामिल हो जाओगे, ठीक है, या आप यदि उनमें शामिल नहीं होते तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उनसे बेकार ही लाइफ जिएंगे, हो सकता है आप उनसे बहुत ज्यादा सफल अपनी जिंदगी में हो, क्योंकि व्यक्ति के पास जिस तरह के विकल्प मौजूद होते हैं, उसकी स्थितियां उसको आभास कराती हैं और उन रास्तों पर वो चलता है, फिर उसमें सफलता असफलता सब तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो लक्ष्य नहीं मिला तुमने तो मैं तुम्हारी पिट्टी कर दूंगा, याद रख लेना, तुम अगर तुम्हें टारगेट नहीं मिला तो मैं पिट्टी कर दूंगा तुम्हारी, पिट्टी। पुडुचेरी का ओसूडू, क्या बोलोगे? ओसूडू। जैव विविधता को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अच्छा, इस शब्द को आप समझते हो, जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्त आप जानते होंगे हमारे देश में या किसी भी देश में, जैसे हम बहुत सारे बहुत वर्गों के लोग हैं, हम मनुष्य हैं, कुत्ते भी हमारे साथ रहते नहीं रहते, भैंस गाय सब साथ में रह रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ में, तो जीवन में यही तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये विविधता है, डाइवर्सिटी है, ये तमाम तरह के जीव, कोई अपने जीवन को किस तरह जीता है, कोई किस तरह जीते, लेकिन हैं सब साथ, हैं सब साथ, तो इसको बोलते हैं जैव विविधता। तो भारत के ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में, इसकी रीडिंग लगाना, इसको नोट मत करने लगना, कभी लिखने लग जाओ, इसको ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी बताएंगे नोट क्या करना है। भारत के ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में जिन स्थानों को भगवान के लिए आरक्षित किया था कि भाई ये भगवान जी के प्लेस हैं, आधुनिक विज्ञान ने उन्हीं स्थानों को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित 4 हॉटस्पॉट
तो मुझे बताओ भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं जैव विविधता के, बायोडाइवर्सिटी के कितने हॉट स्पॉट हैं? पहला काम आपको याद रखना है ये। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है बच्चे ये। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हुआ, बहुत सारी जातियों को सुरक्षित करना था, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में सोचना है देश के, ठीक है, जैसे लकड़ी किस वृक्ष की काटी जाएंगी आदि ये सब तय होता है। लेकिन ये क्या, ये हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब जिनका ईश्वर से कभी ना कभी हमारे पुराणों में कोई संबंध बताया गया है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट कितने हैं? 4। यह चारों ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति सभी को विकसित होने का पूरा अवसर देती है, जैसे आपको और हमको मौका दिया प्रकृति ने, यानी सबसे बेहतरीन जगह है वे। अब तो भैया मौका तो सबको मिल रहा है, नेचर आपको भी मौका दे रही है, मुझे भी, लेकिन कुछ स्पेशल जगह है, कुछ स्पेशल जगह है पूरा अवसर देती है, यानी पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि अपने संपूर्ण का प्रदर्शन करते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि इनकी देखभाल के लिए भारत भगवान स्वयं आते हैं, और यही कारण है कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस मनुष्य इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर पाता। इतने घने जंगल है ना ये, इतने डेंस फॉरेस्ट है कि भैया मनुष्य और विज्ञान भी यहां घुटने टेकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देखेंगे यहां पे ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे देखो जीव जंतु क्या बोलते हैं, फौना, और पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, जहां पे फ्लावर्स लगे वो फ्लोरा की प्रजातियां अधिकता में पाए जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तप्त स्थल, ठीक है। हॉट मतलब गर्म, स्पॉट मतलब जगह। यह सिर्फ बोलते ना यहां पे स्पॉट हो गया जगह पे, यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, कहां पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। फौना क्या है, सारे जीव जंतु, मैं और तुम भी इसी में आएंगे। लेकिन पेड़ पौधे वाले क्या होते हैं, समस्त पेड़ फ्लोरा में आते हैं। अब ये 4 कौन से, इनके नाम पढ़ लो। हिमालयी क्षेत्र जो भारत में जिधर साथी हिमालय है उसमें क्या, भूटान, नेपाल, हिमालय जहां तक फैला हुआ है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया हो गया। लेकिन हिमालयी मतलब जो आपका पहाड़ी क्षेत्र हुआ, तो पहाड़ी क्षेत्र तो भैया दक्षिण भारत में भी है, तो दक्षिण भारत का भी कुछ हिस्सा आता है। तो पहला है आपका हॉटस्पॉट हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट समझते ना, ये कौन सा, ईस्टर्न घाट है, और ये कौन सा है, अरब सागर की तरफ, ये भैया आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। अगस्त्यमलाई पहाड़ी, शांत घाटी केरल की, ठीक है, आपका पेरियार नेशनल पार्क, ये सब इसी में आते हैं। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो कैसे बांटा, एक तो हिमालयी क्षेत्र बोल दिया हमने, एक बोल दिया हमने पश्चिमी और पूर्वी घाट, तीसरा है इंडो बर्मी रीजन, यानी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है, भारत का बहुत कम हिस्सा है इसमें। अब इंडोनेशिया भारत के किधर है, इधर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, और साथ में क्या बोला उन्होंने, पूर्वी बांग्लादेश। बांग्लादेश किधर है भारत के, यहाँ पर, यहाँ। तो तीसरा एरिया भारत के सापेक्ष ऐसे है, ठीक है, तीसरा। और चौथा है सुंदरवन क्षेत्र। सुंदरवन क्षेत्र कौन सा है, जो वेस्ट बंगाल वाला है। तो लगभग संपूर्ण भारत को बांटा गया या नहीं। संपूर्ण भारत में वो डेंस हिस्से कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड आते हैं, जितने भी आइलैंड हैं, ठीक है। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं सुंदरवन क्षेत्र में। वर्तमान में विश्व में वर्ल्ड में बात करें, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है, लेकिन इंडिया में कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हो गए दोस्त, हिमालयी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गया, तीसरा आपका क्या बोलेंगे भैया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, और चौथा कौन सा हो गया, सुंदरबन हो गया। तो 4 हॉटस्पॉट के बारे में हमने जाना, बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है, ज्यादा रटने रटाने पर नहीं जाना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कितने, 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, आपका दोस्त बताएंगे, 18 क्या थे हमारे सबसे इंपोर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व लगभग नेशनल पार्क के ही नाम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएंगे, बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ जी भैया, इसको तो हम बॉटनी में पढ़ते हैं। हाँ जी, बॉटनी का ही पार्ट है, बॉटनी का ही ये पार्ट है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तब उसमें पढ़ते होंगे। भैया मैं कमेंट नहीं करता, आप प्रश्न पूछते और मन में याद कर लेता हूँ। बेटा आप कमेंट ही कर रहे हैं। भैया पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। हाँ जी एकदम ठीक है भैया। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं कुछ नहीं यार, उस चीज़ की चिंता नहीं, ये कौन सी बात करते हैं आप, सोचो जरा।
ये तो सोचना ही नहीं है, आपको प्रयास करना। देखो, एक तो टीचर्स वो हैं कि जो आपसे कह दे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी क्या सरकारी नौकरी है बताओ मुझे? या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सफल लोग, सबके पास क्या सरकारी नौकरी है? अगर आप दुनिया में कैलकुलेशन करोगे, इस दुनिया के टॉप 50,000 लोगों को चुनोगे, टॉप 50,000, आर्थिक दृष्टि से देखोगे, धन की दृष्टि, उनमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बात ये होती है कि यार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम एक बहुमूल्य समय देते हैं, क्योंकि मीडियम और जो आपका, अगर हम बात करें लोअर यानी निम्न वर्ग के जो परिवार है, उनके पास धन नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो अवसर नहीं होते। ठीक है, वो गाइडेंस नहीं होती, उस तरह का परिवेश उनको नहीं मिलता कि वो व्यापार को अपने को बढ़ा पाए या व्यापार स्थापित कर पाए। तो सबसे अच्छी राह कौन सी होती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, इसीलिए हम लोग उसको चुनते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हमने चुना, प्रयास का दुख इस बात का होता है कि हम जब वर्षों मेहनत करते हैं कि हमारा कुछ टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक ऊर्जा लगाई है ना, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपने उसको दिया है। कोई छात्र होना आसान काम थोड़ी है, अच्छा छात्र होना, खराब छात्र नहीं। खराब छात्र तो कोई भी हो सकता है कि दिन में 2-4 घंटे पढ़े, कल मन करा नहीं पढ़े परसों, लेकिन एक डेडिकेशन के साथ में जो पढ़ाई करता है, एक टाइम टेबल के साथ में रोज उठता है सुबह, एक फिक्स चीजों को नियमों से पढ़ता है, तो उसका कितना डेडिकेशन है। अब वो बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में असफल हो जाता है तो वो मायूस तो होता है, और जब मायूस होता है तो बाद में मान के चलो उसके पास विकल्प नहीं रहेंगे तो कुछ और तरासता है। कुछ जिंदगियां योग्यता होने के बाद में भी अनकहीं रह जाती हैं, नहीं मिल पाता अवसर, क्या कर लोगे तुम? ठीक है, परिवेश नहीं है उस तरह का। कुछ को अवसर मिल जाता है तो खुद को बहुत ज्यादा कामयाब भी बना लेते हैं, कुछ को अवसर नहीं मिल पाता तो योग्यता होते हुए भी कामयाब नहीं बना पाते। तो ये तो दोस्त संघर्ष है कि किसके हिस्से में क्या आएगा, किस तरह की किसकी प्लानिंग्स है, स्ट्रेटजी है, किसको किस तरह का मौका मिलेगा। मौका मिलने की बात होती है ना सारी। जैसे मैं बात करूं, आप में से सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे और मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये संभव है, मैं मानता हूं कि शायद आप ही में से कोई मुझसे भी बहुत बेहतर पढ़ा सकता है, लाख गुना बेहतर, लेकिन वो अवसर मेरे पास है, आपके पास नहीं है। बहुत सारी चीजें अवसर पर भी निर्भर करती हैं। तो ऐसा तो कभी तो ये मत मानो, पहली बात तो जो काम करो उसमें पूरी एनर्जी लगाओ कि ये करके दिखाएंगे, नहीं होगा तो उससे इतना मायूस नहीं होना है। मायूसी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा काम करना फिर उस पर एनर्जी लगानी है। इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं। हो सकता है आप बहुत कामयाब किसी दूसरे फील्ड में हो, बस ये है कि मतलब फील्ड का चुनाव मन से करना अच्छे से। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए, थैंक यू, नमस्ते।